जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और इसका आप महा रिवीजन करने वाले हैं। यह आपका नंबर 1 रिवीजन होगा जो आपको यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अपने आप पर भरोसा रखिए और पूरी मेहनत करते रहिए। जितनी अधिक आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको परीक्षा में मिलेगा। जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके एमसीक्यू स्कोर बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, तो आप भी जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आपका आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है आपका, मानव विकास शुरू होता है, बताइए। मानव विकास शुरू होता है ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी प्रसव पूर्व अवस्था से। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव विकास शुरू होता है, कौन सी अवस्था से मानव विकास शुरू होता है, बताइए। शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मानव विकास प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की प्रक्रिया प्रसव के 4 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास क्रम निम्नवत है। सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर शिशु होता है, फिर वो बालक बनता है, बालक के बाद किशोर बनता है, फिर युवा बनता है और फिर प्रौढ़ बनता है और फिर वृद्ध हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको बताना है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। कई बार आपको बहुत ही अच्छे से यह बताया गया है, एमसीक्यू भी कराया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी अपमापनीय अमापनीय या डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको?
मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मात्रात्मक जिसमें सीखते हैं आप, तो स्किल जो होती हैं वो आपका गुणात्मक हो जाती हैं, और मात्रात्मक जो आपकी लंबाई होती है, जो आपका वजन बढ़ता है, ये मात्रात्मक में आ जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक राश ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? बताइए। एक मनोवैज्ञानिक राश हुए हैं, उन्होंने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ए 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 3 भागों में, डी 5 भागों में। देखिए, अगर आपको जब आपके प्रश्न लगातार गलत हो रहे हो तो उनको सही करने का एक तरीका यह है कि जो भी प्रश्न आपका गलत हो, है ना, मार्क टेस्ट करते समय आप एक पतली कॉपी अपने पास रखिए, डेली सेम कॉपी। जो भी आपका ऊपर, पहले जब मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले ऊपर टॉपिक डाल लीजिए करिए कि इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर जो क्वेश्चन आपका गलत हो उसको तुरंत पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, या उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर को नोट कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद उसको नोट करिएगा। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो बताइए, मनोवैज्ञानिक राश ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो तीसरे का तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी, 4 भागों में किया है। क्लियर है आपको? 4 भागों में किया है। राश के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न है। कौन कौन सा है? एक तो आपका होता है शैशव काल जो 1 से 3 वर्ष है, फिर है आपका प्रारंभिक बाल्यकाल जो 3 से 6 वर्ष है, फिर है आपका उत्तर बाल्यकाल जो 6 से 12 वर्ष है, और है डी आपका किशोरावस्था यानी कि 13 से 18 वर्ष। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए। अनुबंधन है, या क्रमिक विकास है, या नैतिक विकास है, या स्कीमा है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, स्कीमा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्कीमा क्या होती है? पियाजे ने एक अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। क्लियर है आपको? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित और परिवर्तित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका आत्म केंद्रित अनुकरण, बी है प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, सी है काल्पनिक खेल केंद्रण, और डी है इनमें से सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ए आत्म केंद्रित अनुकरण, बी प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, सी काल्पनिक खेल केंद्रण, डी इनमें से सभी। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्लियर है आपको? जो 2 से 7 वर्ष तक कहलाती है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है। क्लियर है आपको? ये किसकी है? भाषा तथा कौशल विकास, इसमें आप सीखते हैं इस अवस्था में। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? बताइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, या पूर्व संक्रिया अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था, या मूर्त संक्रिया अवस्था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, संवेदनात्मक गामक अवस्था। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है। यह विकास की प्रथम व मूल अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
क्लियर है आपको? इसकी अवधि कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है आपका, एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक भिन्नताओं का होना इंगित करता है। बताइए क्या इंगित करता है? एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं को होना इंगित क्या करता है? ऑप्शन है इसका आपका, एक निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सी है परिमार्जितता का सिद्धांत, या डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालकों में एक ही आयु के विभिन्नताओं को दर्शाता है? बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। क्लियर है आपको? तो सातवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। बताइए संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विकास, या बच्चे का विकास, या अभियोग्यता का विकास, या शारीरिक कौशल का विकास? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। क्लियर है आपको? अभियोग्यता। तो संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोग्यता के विकास से है। क्लियर है आपको? संज्ञानात्मक विकास क्या करता है? बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके और उस पर चिंतन करने का तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देता है, जिनका प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को आसानी से समझ सकता है तथा उसका समाधान कर सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास में यह होता है कि किसी चीज का आप संज्ञान लेकर उस पर अपना विचार भी कर लेते हैं, उस पर सोच विचार करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका पियाजे, बी है कोहलर, सी है स्किनर और डी है एरिक्सन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 9 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पियाजे ने किया था। क्लियर है आपको? पियाजे ने किया था। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक तो आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। फिर है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक की होती है, और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 12 से 15 वर्ष तक की होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है आपका कोहलबर्ग, बी है वाइगोत्स्की, सी है पियाजे, डी है हरलॉक। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने किया है। क्लियर है आपको? वाइगोत्स्की ने। तो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने किया है। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और अपना फोकस बनाकर रखिए, है ना। पढ़ाई से जुड़े रहना ही सबसे अच्छा उपाय है सफलता को हासिल करने का। अगला प्रश्न है आपका, निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। बताइए निगमनात्मक चिंतन किससे संबंधित है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, डी है आपका संवेदी गयात्मक अवस्था से। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। बताइए किससे है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
तो निगमनात्मक चिंतन का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। बताइए ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका वर्गीकरण से, बी है अमूर्त चिंतन से, सी है मूर्त चिंतन से, डी है आत्मविश्वास से। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्गीकरण से। क्लियर है आपको? वर्गीकरण से संबंधित है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है। बालकों के विकास के आधार पर ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। एक आपका संकेतात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक और तीसरा है आपका संक्रियात्मक। क्लियर है आपको? तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। क्लियर है आपको? ये तीनों भाग आपको याद रखने चाहिए ताकि परीक्षा में अगर यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। एकता का नियम, समानता का नियम, तत्परता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। एकता का नियम है या समानता का नियम है या तत्परता का नियम है या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं। बताइए मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, और बी है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, या डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। बताइए मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र कौन से हैं? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला प्रश्न है आपका, विकास में वृद्धि से आशय है। बताइए विकास में वृद्धि से आशय क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या ज्ञान में वृद्धि, या भार में वृद्धि। तो बताइए 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विकास में वृद्धि से आशय है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए विकास में वृद्धि से आशय है किससे है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? बताइए विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका 2 से 6 वर्ष, बी है 13 से 18 वर्ष, सी है आपका 6 से 12 वर्ष और डी है आपका 9 से 13 वर्ष। बताइए विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है इसी वीडियो में। तो बताइए 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 6 से 12 वर्ष। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 6 से 12 वर्ष होती है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यकाल है। क्लियर है आपको? तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यकाल होता है 6 वर्ष की आयु तक, और उत्तर बाल्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष की आयु तक, और किशोरावस्था होती है आपकी 13 से 18 वर्ष की आयु तक, और प्रौढ़ावस्था होती है आपकी 18 वर्ष से अधिक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है? बताइए देखिए किताबें काफी मार्केट में मौजूद हैं, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कमेंट करके, मैसेज करके किताब कौन सी खरीदें, है ना। किताब बहुत मौजूद है मार्केट में, 5, 6, 7 आ गई हैं, लेकिन कोई भी किताब पूरे कंटेंट के साथ नहीं है। किसी ना किसी किताब में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है।
घटना चक्र वालों की सामान्यतः बहुत अच्छी किताब आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं सिलेबस की। पेज उन्होंने अच्छा रखा है और शुरुआत के चैप्टर अच्छे रखे हैं, लेकिन बाद वाले चैप्टरों में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई है। तो एक किताब के भरोसे आप अपनी पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो आपकी ये यूथ कंपटीशन की थ्योरी वाली बुक है वो काफ़ी हद तक सही है, 90 से 92-93% तक सही है। तो आप एक किताब के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप यूथ वाली से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको किताब खरीदनी ही है तो यूथ वाली खरीदें, उसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस मिल जाएगा आपको और काफ़ी अच्छे एमसीक्यू मिल जाएंगे। क्लियर है आपको? वैसे उसके एमसीक्यू मैं आपको कराता ही हूं, तो लगातार आप पढ़ते रह सकते हैं। अगर आप गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। क्लियर है आपको? तो एक किताब के भरोसे बैठकर अपनी तैयारी ना करें। सवाल 40,000 प्रति महीने सैलरी का है, किताब आएगी 200 रुपए की, बैच मिलेगा आपको 500 रुपए का। क्लियर है आपको? तो अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपको अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा है, आपका सपना है हर हाल में इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अपनी तैयारी 101% करें, ना मेहनत में और ना ही पढ़ाई में। क्लियर है आपको? तो विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्तर बाल्यकाल अवस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या किशोरावस्था में, या मध्य प्रौढ़ावस्था में? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका वो किशोरावस्था है। जाहिर सी बात है कि इस समय बालक में काफी परिवर्तन आ रहे होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो उनके चक्कर में और एक नया समाज उसको मिल रहा होता है घर से बाहर का, तो वो नए नए क्या अपराधों में फंसने लगता है। क्लियर है आपको? तो किशोरावस्था जो आपकी 13 से 18 वर्ष की होती है में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था भी कहा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, सी है आपका एकीकरण का सिद्धांत, और डी है आपका क्रमता का सिद्धांत। बताइए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर है आपको? निरंतरता का सिद्धांत, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 18वें का। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी विकास की, जो यहां प्रश्न में लिखी है, उनका नाम आपको पहचानना है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन आपका सही है, इराजी गोर्डन का। ठीक है, इराजी गोर्डन का बिल्कुल ऑप्शन सही है, डी। क्लियर आपको? तो इराजी गोर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं करता है। मुनरो ने भी परिभाषा दी थी एक, उनका क्या परिभाषा थी कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। क्लियर है आपको? हरलाक ने भी एक परिभाषा दी विकास की, तो इन्होंने क्या दिया है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है, परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। क्लियर है आपको? तो ये तीनों विद्वानों की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई होती है। बताइए, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई क्या होती है? कुल शरीर की लंबाई का आधा, या कुल शरीर की लंबाई का 1/3, या कुल शरीर की लंबाई का 1/4, या कुल शरीर की लंबाई का 40%? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जन्म के समय एक शिशु की सिर की लंबाई होती है, तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है,
कुल शरीर की लंबाई का 1/4। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपके 20 प्रश्न। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आपका दोस्तों से, बी है सांस्कृतिक स्थानों से, सी है परिवार से और डी है आपका गांव से। बताइए, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 21 क्वेश्चन का। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका परिवार से। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परिवार से बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है। तो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण परिवार के द्वारा ही होता है, क्योंकि बच्चा वहीं से सब कुछ सीखता है। परिवार से बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा यहां से बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है स्विट्जरलैंड और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका स्विट्जरलैंड। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड। वैसे तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने नहीं चाहिए, फिर भी आप 1-2 करते रहिए एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपका हर एक प्रश्न तैयार हो जाए। तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 23, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। बताइए, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है पैर से सिर की ओर, बी बाहर से केंद्र की ओर, सी सिर से पैर की ओर, डी है केंद्र से बाहर की ओर। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23 में? सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर आपको? केंद्र से बाहर की ओर होता है। सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस क्रम में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की अंगुलियों का, उसके बाद संयुक्त विकास होता है। जैसे पेट और यहां पर घड़ नहीं होगा, धड़ होगा। ठीक है, तो उसको धड़ कर लीजिएगा। में क्रियाशीलता सबसे पहले आती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 24, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए, प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किसी मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है आपके कोल और ब्रूस, बी है आपका एलिस्क्रो, सी है ब्रिजेज और डी है आपका हरलाक। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 में? किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोल और ब्रूस। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोल और ब्रूस। अगला प्रश्न है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो, वाइगोत्स्की, वुडवर्थ, लेवी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वुडवर्थ का ये कथन है। किसका है? वुडवर्थ का ये कथन है। क्लियर है आपको? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। क्लियर है आपको? तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्लियर है आपको? क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्लियर है आपको? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है? इसमें कूट वाला है, आपको 4 कूट दिए गए हैं, फिर आपको उनमें से तय करना है कौन कौन से सही है। तो बताइए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है? एक में दिया गया है बुद्धि और स्वास्थ्य, दूसरे में दिया है परिपक्वता, यौन विभेद, और तीसरे में दिया गया सामाजिक आर्थिक स्थिति, चौथे में दिया गया हकलाना पारिवारिक संबंध। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 2 4, 1 2 4 या सभी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपके कूट है बुद्धि, स्वास्थ्य, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना पारिवारिक संबंध। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सभी चारों। क्लियर है आपको? बुद्धि, स्वास्थ्य, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना पारिवारिक संबंध, ये सब क्या है? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका चॉम्स्की, बी है गार्डनर, सी है हेनरी स्वीट और डी है आपका प्लेटो। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 27 का सी ऑप्शन आपका सही है, यह कथन हेनरी स्वीट का है। क्लियर है आपको? तो हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक या अध्वनात्मक बातचीत है, पर जब वही ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर है आपको? गार्डनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहते हैं। क्लियर है आपको? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? बताइए बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए है आपका अनुकरण एवं वार्तालाप, बी है प्रश्नोत्तर, सी है आपका खेल एवं कहानी सुनना और डी है आपका इनमें से सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी है? 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 28 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकरण एवं वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, खेल एवं कहानी सुनना, ये सभी सही है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है? बताइए किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है? ऑप्शन ए है आपका एकीकरण का सिद्धांत, बी है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत और सी है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत और डी है आपका परिमार्जितता का सिद्धांत। बताइए किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? बताइए बाल्यावस्था के दौरान
विकास किस तरह से होता है? ए ऑप्शन है असंबद्ध और अनियमित, बी है मिश्रित और बहुस्तरीय, सी है एक रूपक और परिमाणात्मक, और डी है आपका मात्रात्मक। तो बताइए बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? मिश्रित व बहुस्तरीय होता है। क्लियर आपको? मिश्रित विकास होता है। यहां पर बालक सीख भी रहा होता है और उसकी शरीर की वृद्धि भी हो रही होती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 आयु की होती है। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? ऑप्शन ए है आपका वाटसन, बी है जॉन लॉक, सी है सोरेंस, डी है गुड एनएफ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर आपको? तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 31 का सी ऑप्शन आपका सही है, सोरेंस ने कहा। क्लियर आपको? सोरेंस ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। क्लियर है आपको? लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। लेकिन ये विचार आपको स्वयं में रोज पैदा करना होगा, रोज खुद में कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। क्लियर है आपको? जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, वो तो हर हाल में कर लेंगे, लेकिन जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लगातार पीछे रह जा रहे हैं, जो लगातार घबरा रहे हैं तैयारी को लेकर, उन्हें बस क्या करना है? लगातार पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार चीजों को, और बहुत ही आसानी से आप एक एक चीज कर पाएंगे। सोरेंस के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, यहां पर प्रति होगा, नति नहीं होगा, ठीक है, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। क्लियर है आपको? जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, और गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका टीन एज, बी है विरोध की अवस्था, सी है उलझन की अवस्था, और डी है इनमें से सभी। बताइए किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 32 का डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। टीन एज, विरोध की अवस्था और उलझन की अवस्था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है? बताइए किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है? ऑप्शन ए है आपका 18 से 20 वर्ष, बी है 20 से 21 वर्ष, सी है आपका 15 से 20 वर्ष, और डी है आपका 12 से 18 वर्ष। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 15 से 20 वर्ष। बहुत ही आसान होगा जब आप इनको दोबारा करेंगे। अभी हो सकता है बहुत से प्रश्न आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है वो गलत हो जाए, है ना? पहली बार तो किसी का भी गलत हो सकता है ना, लेकिन जब आप इनको दोबारा करें तब आपका गलत नहीं होना चाहिए। इनका रिवीजन जरूर करें। हमारा फोकस पूरा रिवीजन पर होना चाहिए, और रिवीजन कैसे जल्दी से जल्दी हो सके इस पर होना चाहिए। क्लियर है आपको? वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। अगला है प्रश्न है आपका, विचारों की अनुक्रमणिका
का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? बताइए। विचारों की अनुक्रमणिका का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है आपका संवेदी ज्ञातात्मक अवस्था, और सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो विचारों की अनुक्रमणिका का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर आपको? जीन पियाजे का सिद्धांत आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से हर हाल में आपको परीक्षा में प्रश्न 1 से 2 देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है थकान, शिक्षक, वातावरण या इनमें से सभी? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बताइए कौन से कारक है? थकान है या शिक्षक है या वातावरण है या इनमें से सभी है? बताइए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 35 का डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। क्लियर आपको? थकान भी प्रभावित करती है, शिक्षक भी प्रभावित करते हैं और वातावरण तो प्रभावित करता ही है। अगला प्रश्न है आपका, मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? बताइए। एक मैकडूगल विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? ए 12, बी 13, सी 14 और डी है आपका 15। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो ऑप्शन है आपका सी 14। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 14। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष संवेगों का उल्लेख किया है जो निम्नवत है। तो कुल 14 क्या है? भय है आपका, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, संरचनात्मक भावना है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, श्रेष्ठता की भावना है, एकाकीपन है, भूख है, स्वामित्व की भावना है, विषाद है, आमोद है। क्लियर आपको? तो जो आप हिंदी में जैसे संचारी भाव पढ़ते हैं, है ना, उसी तरह संवेग में क्या होता है? मनोविज्ञान में संवेग होते हैं। क्लियर आपके? तो सापेक्ष संवेगों को इन्होंने उल्लेख किया जो 14 है। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? बताइए। अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? ऑप्शन है ए है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, यही चैप्टर आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, इसे आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी यहां से आपके प्रश्न सही होंगे। तो बताइए, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक काल और अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। जो अंतःप्रज्ञ चिंतन काल होता है आपका, ये 4 से 7 वर्ष का होता है। क्लियर है आपको? तो अंतःप्रज्ञ चिंतन काल पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, थारपे एवं गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कितने चरणों में पूरा होता है? बताइए। थारपे एवं गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र कितने चरणों में पूरा होता है? A2, B3, C4, D5। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 38 का। तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 4 भागों में। क्लियर? आपको 4 चरणों में पूरा होता है। तो थारपे एवं गोली मोरे 1981 के अनुसार ZPD की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है जो निम्नवत है। अधिक जानकार द्वारा सहायता प्रदान करना, अपने आप को स्वयं सहायता देना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया, अस्वचालित क्रिया चरणों की पुनरावृत्ति। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, प्रौद्योगिकी विकास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और प्रौद्योगिकी विकास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 39 का। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, प्रौद्योगिकी विकास नहीं आता है। क्लियर है आपको? तो विकास के प्रमुख आयाम है शारीरिक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। क्लियर है आपको? ये आयाम है 6 टोटल। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए सेल, बी मुनरो, सी हरलाक, डी वाटसन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 40 का। तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सेल। क्लियर आपको? ये सेल का कथन है। तो सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। क्लियर है आपको? तो 40 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा मॉक टेस्ट जिसमें आपने वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का महा रिवीजन किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा और कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। लगातार अपने साथ जुड़े रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए और अपने आप को भरोसा दिलाते रहिए कि आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आप उस लेवल की मेहनत कर पाएंगे जो आपके लिए आवश्यक है और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। यह सोचकर मत बैठिए कि कल क्या होगा, कल बहुत टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो आपने नहीं जाना है अभी। कल कुछ भी हो सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है आपको? तो अपना फोकस बनाकर रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जितनी ज़्यादा हो सके अभी पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि कल पर टालना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। अपने रिवीजन को लगातार करते रहिए और अपने सिलेबस से जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।